फ्रेंड्स, दिस इज़ नीरू। हम लोग आज बात करेंगे, हमारा वही सीडीपी पोर्शन रहेगा। ये रीत का जो एग्ज़ाम की हमारी सीरीज़ है उसमें हम आज फिर 2011 के लेवल फर्स्ट की बात करेंगे। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है वो है लेवल 2 की, लेकिन पेपर वही है 2011 का, ठीक है ना। तो 2011 का ही पेपर है। ये है रीत फर्स्ट लेवल का, वो जो था वो था सेकेंड लेवल का, ठीक है। तो इसके हम बात करेंगे लेवल फर्स्ट में जो रीत में प्रीवियस ईयर 11 में क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो हमारा अब करते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है टॉय एज रेफर्स टू। टॉय एज जो है वो क्या होती है, यानी खिलौने की आयु कहा जाता है, किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है अर्ली चाइल्डहुड, बी है लेट चाइल्डहुड, सी है बेबीहुड, डी है ऑल ऑफ दिस। हिंदी में बात करेंगे पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या इनमें से सभी। तो टॉय एज जो बच्चे की खेलने की आयु होती है, तो बच्चा देखो 0 से 3 साल का बच्चा अपना खेलने की आयु कहलाती है उसकी। तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, शैशवावस्था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इसमें से अर्ली चाइल्डहुड का कौन सी अवस्था नहीं है या कौन सी विशेषता नहीं है। पहला है प्री गैंग एज, बी है इमिटेटिव एज, सी है क्वेश्चनिंग एज या डी है प्ले एज। जैसे कि आपने देखा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें सेकंड वाले की हिंट दे देता है, ठीक है। जो शैशवावस्था ऊपर लिखा हुआ है कि टॉय एज है, तो जब सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा है कि पूर्व बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, देखो कितना अच्छा आपसे पूछा हुआ है कि इसमें से किसकी विशेषता ये नहीं है। तो पूर्व बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, देखो पहला लिखा है प्री गैंग एज। तो प्री जो गैंग एज होती है, ये वाली जो प्री गैंग एज होती है, इस एज में क्या होता है, ये बच्चे की जो हमारी बाल्यावस्था दो प्रकार की होती है। तो हमारी पूर्व वाली होती है, एक बाद में, यानी प्री गैंग एज और बाद वाली जो अवस्था होती है, उन दोनों में प्री वाले में बच्चे का ग्रुप होता है, बाद में भी बच्चे का ग्रुप बनता है, गैंग एज होती है। तो ये तो ऑप्शन ठीक है। सेकंड इमिटेटिव, तो यहाँ पर ना ये जो शैशवावस्था में भी इमिटेट करता है बच्चा, हमेशा 0 से 3 साल का बच्चा अनुकरण करता है। बट यहाँ पर जो प्ले एज लिखी हुई है उसमें, क्योंकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में गिवन है कि शैशवावस्था ही खिलौने की आयु है, तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, और यही हमारी ऑफिशियल आंसर की में भी गिवन है, प्ले एज, ठीक है। तो प्ले एज वाला जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे इसमें प्ले एज की। जस्ट वेट, यस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इन लेट चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ विच फिजिकल एंटिटी या एंटिटीज। यानी कि लेटर चाइल्डहुड, अब देखो सारे जो क्वेश्चन है ये बच्चे की अवस्थाओं से रिलेटेड है। पहले इन्होंने बात करी शैशवावस्था, फिर उसके बाद करी पूर्व बाल्यावस्था, अब ये बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड यानी बाद वाली, यानी पश्च जिसे कह सकते हैं आप, बाल्यावस्था। उसमें बच्चा किस चीज़ की जो कन्वर्जन होता है वो सीख पाता है। तो कौन कौन सा जो कन्वर्जन है बच्चा सीख पाता, उसकी बात की है। तो देखिए, आपको जैसे जब आपने कोई भी इससे पहले एग्जाम प्रिपेयर किया हो तो आपको पता होगा थर्ड स्टेज जो लेटर चाइल्डहुड दो प्रकार का मैंने आपको बताया, 2 टाइप होता है, एक प्री होता है, एक वो जो लेट होता है। तो जो लेटर चाइल्डहुड होता है, इस एज में बच्चा सब तरीके की जो कन्वर्जन्स होती हैं उसको सीख जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो हमारा डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो मास, नंबर एंड एरिया यानी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र जो है बच्चा बिल्कुल अच्छे तरीके से इस एज में यानी लेटर चाइल्डहुड में बच्चा सीख जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। यस, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का मीनिंग इसमें बताना है क्या है, यानी विकास का अर्थ क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। ए ऑप्शन है प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, यानी परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बी है प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की पूर्वोत्तर श्रृंखला। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये चीज कहलाती है। या डी ऑप्शन है सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी परिपक्वता। एक मिनट, इसको हटाओ। यस, यानी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो हम सबको
जो पता है क्वेश्चन नंबर आंसर क्या होगा हमारा, यानी जैसे ही अभिप्रेरणा और जो अनुभव हमारे अंदर होते हैं उसके फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जो भी हमारे अंदर इंटरनल अभिप्रेरणा आती हैं, जो एक्सपीरियंस हमारे अंदर आते हैं, उसके बाद जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं वो क्या कहलाता है, विकास। यानी सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी अभिप्रेरणा एवं विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। अब है विकास के संदर्भ में कौन सी चीज सही नहीं है। फर्स्ट है ईच फेस ऑफ द डेवलपमेंट हैज हैजार्ड्स, यानी विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसने बोला कौन सा सही नहीं है, हमें ये देखना है। डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिम्युलेशन, यानी विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता। तो यहाँ विकास की आप बात करेंगे, हमारे शरीर में हर तरीके का जो विकास होता है ये उससे रिलेट की बात करता है। तो जहाँ तक हमें पता है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उकसाने और बढ़ाने से हमारे विकास पे असर पड़ता है। फिर भी बात करेंगे नेक्स्ट सी की, डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल थिंग्स। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। हाँ, होता है हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन से, इसलिए कि जैसे जैसे बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहेगा, हमें पता है विकास जो होता है वो एनवायरनमेंट और जो जिस वंशानुक्रम जो होता है हमारी हेरिडिटी, उस दोनों से रिलेट करता है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है डी के, ईच फेस ऑफ द डेवलपमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी एक खास विशेषता होती है। तो इसने बोला है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी विच वन इज नॉट करेक्ट। तो हमें पता है कि विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है, बिल्कुल सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मिनट, यस, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेटर चाइल्डहुड, यानी लेट चाइल्डहुड के लिए कौन सी चीज इसमें से सही नहीं बताई हुई है। लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, अचीविंग अ मस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल, अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स। ठीक है, यानी उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा जो 7 से 11 साल का होता है, जैसे कि आपको पता होगा, तो उस एज में आप खुद भी अगर क्वेश्चन ऐसा, क्योंकि ये ना कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमें अपना माइंड लगा के चलना है, तो आपको ध्यान रखना है कि लेटर चाइल्डहुड में 7 से 11 साल का बच्चा आता है। तो इस एज में बच्चा क्या क्या कर सकता है, देखो हिंदी में भी समझेंगे। फर्स्ट ऑप्शन था कि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना। तो शारीरिक कुशलता बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जैसे जैसे बढ़ता है वो चीजें सीखने लग जाता है। पुरुषोचित स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, यानी जो इंग्लिश में आपको गिवन था कि अचीविंग अ मस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल। तो बच्चा जो इस अवस्था में 7 से 11 में बच्चा भी इन चीजों के बारे में नहीं जानता है, ना ही इस चीज की कुशलता प्राप्त करता है। ये कब करता है बच्चा, हमारी किशोरावस्था में। ठीक है, तो जहां तक है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी बात करेंगे सी की, कि अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो बिल्कुल बच्चा तो जैसे जैसे बड़ा होता है अपनी निर्भरता, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ही लेता है। अपने हमउम्र वालों के साथ खेलना, यानी लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एजमेट्स, अपने सहपाठियों जो हम उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ वो खेलता है रहता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बट ये जो लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, पुरुषोचित और स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, ये बच्चा इस एज में नहीं करता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 6 का। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, training in advance of normal maturation is generally highly beneficial with respect to performance of common skills, B, harmful from an overall point of view, C, beneficial from a long range point of view, D, beneficial or harmful depending on the method using in training. Now in Hindi, yes, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, यानी बच्चा अभी परिपक्व यानी मेच्योर हो रहा है, बट हम उसे पहले से ही प्रशिक्षित कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या चीज नेसेसरी है, यानी ठीक है। पहला ऑप्शन यही है कि सामान्य कौशल के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी है। हाँ, ठीक है कि वो जो कौशल जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसके लिए अगर हम पहले से ही बता दें तो वो थोड़ी मिस्टेक ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है कुल मिलाकर हानिकारक होता है। तो ये बिल्कुल भी गलत है कि हानिकारक तो नहीं होगा, हम बच्चे को पहले से अवेयर कर रहे हैं। तो सी है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी है। हाँ, ये भी ठीक है, बट हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें देखो डी वाला ऑप्शन दे रखा है, लाभकारी हो या हानिकारक हो, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का हम लोगों ने यूज किया। यानी बच्चे को हम वेल
प्रिपेयर कर रहे हैं जो आगे आने वाली चीज़ है, बट हम उसे ये बता रहे हैं कि जो हम आगे होने वाला है उससे रिलेटेड हमने जो नॉलेज दी है उसके लिए हम किस प्रकार की विधि का यूज़ किया है, कहीं गलत विधि यूज़ तो नहीं की है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी बेनिफिशियल और हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन द मेथड यूज इन ट्रेनिंग, यानी लाभकारी हो या हानिकारक हो ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं हम लोग। जस्ट साइज कम करो इसका। यस, come to the question number 8. 5-year-old Raju is watching a storm from his window. A huge bolt of the lightning is followed by a tremendous thunderclap, and Raju jump at the noise. This happens several more times. This is a brief full and another lightning bolt. Raju jumps in the response of bolt. एंड जंपिंग ऑफ राजू इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग थ्योरी, यानी आपको बताना है जो भी ये जो क्या नाम है जो भी ये एक्सप्रेशन या जो ये ट्रीटमेंट अपनाया गया था जिसके थ्रू राजू ने जो एक्शन किया वो क्या कहलाया। ए है कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, नन ऑफ दिस। ये थ्योरीज हैं, बिहेवियरिस्ट हैं ये सारे, इनके बारे में आपको मतलब इनकी थ्योरी जो गिवन है आपको ये देखना है कि ये थ्योरी किस पे अप्लाई की गई है। ठीक है, अब हिंदी में रीड आउट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती रहती है और फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, यानी वो ना उसके साथ क्या हो रहा है इस टाइम पे, वो जैसे जैसे देख रहा है कि कंडीशन क्या हो रही है, यानी उसको क्या मिल रहा है, एक कंडीशन दी जा रही है। वो जो जैसे वो कंडीशन देख लेता है वैसे वो रिएक्ट करता है। तो ये क्या हमारी कंडीशनिंग थ्योरी है, यानी ये हमारी किसने दी थी, पावलोव ने दी थी, शास्त्रीय अनुबंध की थ्योरी, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है हमारी ये। तो हमें ये चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट। सकारात्मक पनिशमेंट कौन सा है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ए है रेडिक्यूल बाय फ्रेंड्स, बी है लॉस ऑफ टाइम विद फ्रेंड्स, सी है कीज नैगिंग, एंड ऑल ऑफ दिस। हमें क्या करना है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना है, या मीन मेक निकालना बंद करना है, या इनमें से सभी। क्या ये सारे ही सकारात्मक दंड है? तो सकारात्मक दंड वो दंड होता है जो पॉजिटिव भी रहता है और बच्चा उससे कुछ सीखता भी है। ठीक है, तो ये होता है मित्रों के द्वारा उपहास करना, क्योंकि ये लिखा है मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ये तो कोई दंड नहीं है। ना ही मीन मेक निकालना बंद कर देना, ये भी किसी प्रकार का कोई दंड नहीं है। बट मित्रों के साथ जब उपहास हो जाता है उनके साथ, यानी रेडिक्यूल बाय फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं या वहाँ हमारा उपहास हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा सकारात्मक होता है। वहाँ से हम पॉजिटिव वे, फ्रेंड्स के साथ हमारा इतना बुरा हम पे असर नहीं पड़ता, फिर भी हम वहाँ से कुछ सीखते हैं, तो हमारा ये सकारात्मक दंड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू मोटिवेट एज ए प्रोसेस, मोटिवेशन एज ए प्रोसेस। तो कौन सा जो मोटिवेशन के प्रोसेस को लेके सही नहीं है, हमें वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इट कॉजेज अ पर्सन टू मूव टूवर्ड्स अ गोल, यानी यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। बी इट सेटिस्फाई द पर्सन बायोलॉजिकल नीड्स, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सी इट हेल्प्स इन अचीविंग अ फिजिकोलॉजिकल एम्बिशन, ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। और डी है इट कीप्स अवे फ्रॉम अ अनप्लीजेंट सिचुएशन, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। देखो मोटिवेशन क्या होता है, जो हमारे अंदर किसी भी चीज के लिए हम मोटिवेट हो जाते हैं वो मोटिवेशन होता है, और हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं, देखो लक्ष्य की ओर हम जाते हैं, शारीरिक आवश्यकताओं को हमें संतुष्ट करता है, मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता ही करता है, ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन सही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा, इसने बोला कौन सा सही नहीं है, तो ये लिखा है कि हमें अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ऐसा नहीं होता है मोटिवेशन में। ठीक है ना, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, द टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर। टेम्परेरी चेंज जो हमारे बिहेवियर में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। ए हैबिचुएशन, या बी लर्निंग, सी टेम्परेरी लर्निंग, या मोटिवेशन। देखिए जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कि अगर हमें उद्दीपन लगातार दिया जा रहा है
तो हमारे में जो परिवर्तन आएगा क्या आएगा, अगर मान लो आप डेली किसी ना किसी चीज़ को आपको कोई कह रहा है कि बेटा ये पढ़ लो ये पढ़ लो, तो क्या होगा, आपका अभ्यास हो रहा है, यानी ये हैबिचुएशन है और ये आपकी अभ्यस्ता है। ठीक है, क्या है आपकी अभ्यस्ता। ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो कुछ चीज़ आपको जो अगर हिंदी में समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज़ उसे इंग्लिश से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में इस वाले सेशन को समझते हैं तो बहुत ईजी बैठेगा आपके लिए ना, करने में आसान होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द टीचर शुड नॉट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग वेज टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट। अगर हमें बच्चे का व्यवहार में कुछ परिवर्तन करना है तो इसमें से कौन सी विधि हम यूज नहीं करेंगे। करेक्टिव पर्सुएशन यानी दबाव से किसी बात या विचार के लिए उसे राजी करना, यानी दबाव से हम किसी चीज के लिए उसे राजी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है वो दबाव में आ रहा है। ठीक है, यानी दबाव से हम उसको किसी चीज़ के लिए राजी करेंगे, तो ये बिल्कुल ही यही मुझे लग रहा है पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बोला अध्यापक कौन सा एटीट्यूड नहीं अपनाएगा, तो ये वाला एटीट्यूड तो बिल्कुल नहीं अपनाएगा, ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी आप अगले वाले पढ़ लो, लेकिन ऑप्शन नंबर यही ठीक है कि किसी विचार को दोहराना या दृढ़तापूर्वक व्यवहार। देखो इसमें ना कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल एक जैसे से लगते हैं, जैसे ना इसमें सारे ऑप्शन ऐसे लगेंगे आपको कि हाँ टीचर को नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई प्रिपरेशन आगे कर रखी हो तो आपको बेस्ट ऑप्शन है, अगर टीचर हो आप तो क्या आप दबाव से बच्चे को कहोगे कि हाँ यही चीज़ पढ़नी है, या उसको राजी करोगे कि हाँ यही चीज़ करेक्ट है। देखो बच्चे का अपना भी विचार होता है। ठीक है, लेकिन बी वाला ऑप्शन देखना कि किसी विचार को दोहराना और दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, यानी आप उसको बोलोगे कि विचार को दोहराओ और दृढ़तापूर्वक उसके साथ व्यवहार करोगे, तो ये भी गलत है। लेकिन हमें हमेशा क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है जो कि बिल्कुल सटीक बैठे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। सी है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन व स्वीकृति दे दी जाए, तो ये भी गलत है। और संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना, ये भी गलत है। लेकिन हमें क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है, दबाव से किसी भी बात को, मतलब मेन है कि हम बच्चे के मन में डर बैठाना ही नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। यस, क्वेश्चन नंबर 13 बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अचीवमेंट मोटिव इज ट्रू। अचीवमेंट मोटिव के लिए कौन सी बात बिल्कुल सही है। अचीवमेंट मोटिव इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। Second, if the satisfaction of a personal potential is emphasized, the achievement motive may be classified as a growth motive. C है if the stress is on competitions among people, the achievement motive can be considered as a social motive. बिल्कुल ठीक है। और D है all of these। अब हम हिंदी में समझते हैं। देखिए हिंदी में बात करते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए जरूरी है। बी, यह व्यक्तिगत क्षमता की संतुष्टि महत्वपूर्ण है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। सी है यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल चल रहा है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। ड्यूरिंग 6 to 12 ईयर चिल्ड्रन स्टार्ट टॉकिंग इंटरेस्ट इन। अगर वो किसी के प्रति मतलब रुचि लेना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है, 6 से 10 साल का बच्चा बालक रुचि लेना आरंभ कर रहा है, तो वो रुचि किस चीज में लेगा, धर्म में, यौन संबंध में, मानव शरीर में या विद्यालय में। तो आप लोग बात कर सकते हैं 6 से 10 साल का बच्चा किस चीज में रुचि लेगा, हमारे किस चीज के अंदर रुचि ले सकता है हमारे, यस किस चीज में रुचि लेगा हमारे, यस किस में लेगा, विद्यालय में। ठीक है, क्योंकि जो इंटरेस्ट जो होता है बच्चा धर्म में लेगा नहीं, यौन संबंध अभी जानता नहीं है, मानव शरीर में उसे हल्का फुल्का नॉलेज है बट पूरी नॉलेज उसे होती नहीं, तो वो विद्यालय में जाएगा, वहाँ कुछ सीखेगा। 6 से 10 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा फर्स्ट एज में आज हमारा स्कूल में एंट्री ले लेता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। Which theory believes that human mind is like an iceberg mostly hidden and has 3 levels of the consciousness। consciousness यानी फर्स्ट है ट्रेड थ्योरी, टाइप थ्योरी, फिजिकोलॉजिकल थ्योरी या बिहेवियरिस्ट थ्योरी। देखिए हिंदी में है कौन सा वह सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो कौन करता है हमारा मनोविश्लेषण सिद्धांत, कौन करता है हमारा मनोविश्लेषण सिद्धांत, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसमें सी वाला करेक्ट है हमारा। ठीक है, मनोविश्लेषण सिद्धांत। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। यस, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। Some people say that whenever anger draws upon children, they go to play। जैसे उन्हें गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं, एकदम बाहर खेलने चले जाते हैं।
until they feel better which of the defense mechanism, देखो डिफेंस मैकेनिज्म में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेवल 2 में भी और लेवल 1 में भी आया हुआ है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द बिहेवियर। यानी कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों को जब गुस्सा आता है वो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस ना कर लें, और उनके व्यवहार में इनमें से कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र यानी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उपलक्षित होता है, मतलब प्रतिलक्षित होता है उनके माइंड में, जो उनको इस टाइम पे क्रिएट हो जाता है उनके माइंड में कि हाँ मुझे रिलैक्स लेना है। तो वो प्रक्षेपण कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, प्रतिक्रिया कहलाएगा या उद्गातीकरण कहलाएगा। तो देखो ये इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, जब बच्चे का जो दिमाग का प्लेस है वो सही जगह पे नहीं चल रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, यानी वो अपने आप को, अपने दिमाग को शांत करना चाहता है तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, जिसे हिंदी में विस्थापन कहते हैं, हमारा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और आपको मैंने बोला कि हिंदी में पढ़ने के साथ साथ हमें इंग्लिश में भी पढ़ना चाहिए ताकि हम उस चीज को अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, डीप डिस्प्लेसमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। एडजस्टमेंट मीन्स अकोमोडेशन वन सेल्फ टू वेरियस सर्कमस्टांस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई, यानी समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट करेंगे हम समायोजन में? दूसरों को, उद्देश्य को, प्रेरक को या आवश्यकता को? देखो नीड्स को ही किया जाता है, यानी आवश्यकता को, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं हम लोग, एक मिनट, यस 18 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज नॉट मैनिफेस्टेशंस ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? पहला है हमारा बाल अपराध, फिर है कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या स्वलीनता। तो हमारा जो ऑटिज्म है या स्वलीनता जिसे कहेंगे कि जिसमें बच्चा ना समाज के साथ ज़्यादा अपना जो जिस तरीके से हम कहेंगे बात करने में ना अनकंफर्टेबल फील करता है, वो ऑटिज्म एक प्रॉब्लम होती है, स्वलीनता होती है, अपने में रहता है बच्चा, बाहर नहीं अपनी टॉकिंग कर पाता अच्छे से, तो वो उसमें नहीं है, तो ये भावात्मक में नहीं आता, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यस नहीं 19, यस क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे हम। काफी इजी है ये भी, कि अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कैन बी डन थ्रू, यानी निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा प्रावधान किया जा सकता है? इसमें आपको सभी ठीक लगेंगे लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है, इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर भी मैं रीड आउट कर देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इंक्लूसिव एजुकेशन है, मेन स्ट्रीमिंग है, इंटीग्रेशन है, नन ऑफ दिस। देखो समावेशी शिक्षा द्वारा कर सकते हैं, मुख्य धारा में डालकर करेंगे, जो बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सीखने में या थोड़े से कमजोर होते हैं, आप उन बच्चों को ले सकते हैं, तो उनके लिए हम सबसे बेस्ट ऑप्शन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी सबको जो हमारी राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें बोला कि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ट ऑप्शन है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी ठीक है लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज कर रहा है, इसलिए हमारा समावेशी शिक्षा बिल्कुल करेक्ट है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिगार्डेशन? मेंटल रिगार्डेशन में कौन नहीं आता है? देखिए IQ बिटवीन 25 to 70, यानी बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग इज अ स्लो पेस एंड अनेबल टू डू द एक्टिविटीज ऑफ डेली रूटीन, यानी धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, बिल्कुल ठीक है। पुअर एडेप्टेशन विद द एनवायरमेंट, यानी वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना। फिर डी ऑप्शन है पुअर इंटरपर्सनल रिलेशंस, यानी अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना, तो इसमें ये नहीं होता है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसने पूछा था कि जो मेंटल रिगार्डेशन होता है बच्चे का, यानी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है कि अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना, वो अपने लिए ठीक होता है बट बाहर उसको प्रॉब्लम होती है, उसका कुछ ना कुछ माइंड में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण वो समाज में या और लोगों की अपेक्षा सही नहीं होता, लेकिन अंतर व्यक्तिगत उसका बिल्कुल ठीक होता है, तो डी ऑप्शन ये हमारा गलत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, यस क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग अ गुड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट? एक बच्चे की मानसिक अवस्था को ठीक करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है? प्रोविजन ऑफ द करिकुलर एक्टिविटीज, यानी सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वैरायटी ऑफ द इंटरेस्ट, रुचि की भिन्नता होनी चाहिए। या टीचर्स रोल ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट, यानी अध्यापक की भूमिका विद्यालय वातावरण। देखिए जहां तक मुझे लगता है तो मुझे तो फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन लगता है, बट जो इन लोगों का रीत का जो ऑफिशियल आंसर किया है उसके हिसाब से तो टीचर्स का रोल है एंड स्कूल एनवायरनमेंट है, तो जैसा है उनका आंसर वैसा ही हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका यानी बेस्ट ऑप्शन चूज करना था हमें, तो वो यही है कि टीचर का रोल और स्कूल का एनवायरनमेंट यानी अध्यापक की भूमिका विद्यालय वातावरण से बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको ठीक तरीके से रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर
22 चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मीन्स कमजोर वर्ग का बालक से क्या मतलब होता है? अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम इज लो, यानी ऐसे अभिभावक के बालक जिनकी वार्षिक आय कम होती है। बी अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हु कम अंडर अ डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी ऐसे बच्चे जो वंचित वर्ग में आ रहे हैं। अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हु कम अंडर अ कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे अभिभावक जो गरीबी रेखा से सीमा से नीचे आते हैं। या डी ऑप्शन है अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम इज लोअर देन द मिनिमम लिमिट स्पेसिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे आते हैं। बिल्कुल ठीक है, कमजोर वर्ग के बच्चे वही होते हैं ऐसे जिनके जो पेरेंट्स होते हैं वो सरकार के द्वारा जो वार्षिक आय तय की गई है उससे कम कमाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। यस 23 द राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये काफी बार आता है पेपर में, 2009 स्पेसिफाइज दैट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन एडमिटेड फॉर द क्लास 1st to 5th में अगर बच्चे हैं और 200 बच्चे हैं तो पीपल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए? तो उनके हिसाब से रेशियो कितना होना चाहिए? 40 का। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखेंगे, 40 का रेशियो रहेगा हमारा। कितने का रहेगा? 40 का। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या बताना है हमें? इनकरेक्ट बतानी है, सही नहीं है। अबाउट द रिसर्च, रिसर्च के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है? इट इज द कंडक्टेड बाय द टीचर्स एंड एजुकेशनल प्रोफेशनल, यानी जो भी हम रिसर्च करते हैं वो किसके अंडर में होती है? एजुकेशनल प्रोफेशन के बात में। बिल्कुल ठीक है। इट इज कंडक्टेड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, क्या ये किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? ठीक है, यानी यस इसमें लिखा है कि इट इज कंडक्टेड, यस इट इज कंडक्टेड टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए इसका यूज किया जाता है रिसर्च का। इट इज कंडक्टेड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर डेस्टिनेशंस मेकिंग एट अ ब्रॉडर लेवल। जस्ट वेट यस देखिए, हम बात कर रहे थे कि रिसर्च के लिए कौन सी चीज सही नहीं है, तो इसमें जो लिखा है यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ये भी बात ठीक हो सकती है। नेक्स्ट है इट इज कंडक्टेड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजंस मेकिंग एट ए ब्रॉडर लेवल, यानी व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। या इट इज कंडक्टेड टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ डे टू डे प्रॉब्लम एट लोकल लेवल, तो ये ठीक है, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा के समस्याओं का समाधान कर ले। हम क्रियात्मक अनुसंधान आपने बीएड में किया होगा, ये उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला ऑप्शन है सी वाला के व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। ये वाला जो ऑप्शन है, यही वाला ऑप्शन हमारा जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, ये जो इसमें ऑप्शन दे रखा हमारा कि इट इज कंडक्टेड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग अ ब्रॉडर लेवल, ये वाला ऑप्शन गलत है। रिसर्च में इस तरीके का हम कुछ भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग, टीचिंग के लिए कौन सी चीज सही नहीं है ये बतानी है आपको। टीचिंग इज मॉडिफिएबल, teaching is a formal and informal, teaching is a science as well as an art and teaching is instruction, तो teaching is instruction बिल्कुल इनकरेक्ट है। हिंदी में रीड आउट करेंगे कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, बिल्कुल ठीक है। शिक्षण अनुवेशन है, नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26। यस, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अंडर द हेडिंग क्वालिटी डायमेंशन, अब क्वालिटी डायमेंशन की बात की गई है जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? फिजिकल रिसोर्स, क्वालिफाइड मोटिवेटेड टीचर्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस डिजाइन फॉर द चिल्ड्रन इन टर्म ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस डिजाइन फॉर द चाइल्ड एंड करिकुलम रिफॉर्म्स, यानी हिंदी में रीड आउट करेंगे भौतिक संसाधनों को शिक्षित अभिप्रेरित अध्यापक को बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव होना चाहिए या बालकों के लिए संचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार। तो सबको जैसा कि पता है कि अब क्या चल रहा है, पाठ्यक्रम में सुधार चल रहा है, तो क्या है ये हमारा बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार की तरफ
किस में बात की गई है, गुणवत्ता में। तो क्वालिटी किस में चाहिए होती है हमें, पाठ्यक्रम सुधार में। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी वाला। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन रिफॉर्म। अब एग्जाम की बात की गई है तो ये आपने कुछ लिमिटेड चीज जो उन्होंने बता रखी है 2005 में हमारे करिकुलम में, वो चीज आपको देख के जानी है। इसमें दे रखा है कि क्लास 10th एग्जामिनेशन ऑप्शनल, बी है स्टेट लेवल एग्जाम टू बी कंडक्टेड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डिफरेंट एजुकेशन, सी है कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम ऑप्शनल, या ऑल ऑफ दिस। हिंदी में बात करते हैं हम कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया है कि कक्षा 10th की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें ये चीज़ का बिल्कुल ही गिवन दे रख अच्छे से दी हुई है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। एक मिनट, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट है, कक्षा 10th की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। ठीक है ना, कैसी होनी चाहिए, ऐच्छिक होनी चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन ठीक है। फिर भी बी को पढ़ेंगे कि विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन करना चाहिए, नहीं। प्रतियोगी परीक्षा प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से सभी ये तो है ही नहीं। यानी जो उन्होंने बोला है कि परीक्षा समय सुधार में जो ऑप्शन दिया है हमारे जो नेशनल करिकुलम 2005 है, उसमें ये बोला है कि कक्षा 10th की जो परीक्षा है वो ऐच्छिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। यस, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं हम। रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एनहेंसिंग सक्सेस इन एग्जामिनेशन नेसेसिटेट, यानी क्या करना चाहिए तब हमें शिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्ट एग्जामिनेशन लेना चाहिए, या एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डिफरेंट एजुकेशन, या एनुअल एंड हाफ ईयरली एग्जाम लेना चाहिए, सेटिंग अप ऑफ डिफरेंट एजेंसीज फॉर कंडक्टेड एंट्रेंस एग्जाम। यानी दबाव को हमें कम करना है और परीक्षा में सफलता के लिए हमें क्या चीज़ जरूरी है, यानी क्या चीज़ आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षा में अंतरण कर देना चाहिए। बी है कि विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। तो अगर विभिन्न चरणों में तो एग्जाम नहीं हो सकते। वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा सिर्फ हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम हो बच्चों के, तो उससे बच्चों का दबाव कम होगा। या डी है कि विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना कर देनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होगा, क्या होगा कि हमारी जो टाइम पीरियड होता है वो लोग क्या कर देते हैं, उस अवधि को अशिफ्टेड, ये याद रखना है इंग्लिश में, अशिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या करते हैं हम, अशिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्टर एग्जामिनेशन, यानी कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण कर देना। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो FA ऐसे कर देते हैं आपका वो चीज। द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन इज, इवोल्यूशन का पर्पस क्या है मूल्यांकन का, टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो लर्नर, गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करते हम लोग। टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु नीडेड रेमिडिएशन। ठीक है, उसके बाद है टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम एरियाज, तो ये हम उसको उपचार करने के लिए करते हैं। ठीक है, बच्चे को जो प्रॉब्लम हम डायग्नोज करते हैं यानी उसको ढूंढते हैं, तो वो उसको उपचार के लिए ढूंढते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन, टू प्रोवाइड द फीडबैक ऑन द एक्सटेंट टू विच वी हैव बीन सक्सेसफुल इन इम्पार्टिंग एजुकेशन फॉर अ प्रोडक्टिव लाइफ, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा की किस सीमा तक तैयार कर पाया है उसका पृष्ठ पोषण प्रदान करना। ये जो फीडबैक वाला ये लाइन है ना, ये ध्यान रखनी है आपको। इवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा काम हम इसी बात पे करते हैं कि हम लोगों ने कहाँ तक अपनी कमियां, मतलब क्या क्या कमियां रह गई हैं, कहाँ तक हम ठीक कर पाए हैं, यानी उसको पृष्ठ पोषण जिसे कहते हैं वो प्रदान करता है हमारा मूल्यांकन। हमें क्या क्या कमी है, क्या क्या ठीक उसे करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट रहेगा हमारे लिए। फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से कौन सी चीज बेहतर है, वीडियो स्टिमुलेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ दिस। देखिए हिंदी में पढ़ेंगे, वीडियो अनुकरण करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या इनमें से सभी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमें हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो होती है, मैंने कहा इंग्लिश की तरफ ध्यान देते हुए चलेंगे, बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है हैंड्स ऑन एक्टिविटी, यानी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ठीक है, उससे बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाता है। होप्स आपको ये सारे ही क्वेश्चंस ज़्यादातर आते होंगे इसमें से। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी रही होगी अगर आपने इसको ट्राई किया होगा। ठीक है, अगर अब अगली जो वीडियो रहेगी हमारी वो 2012 के सीरीज़ की रहेगी, CDP की। हम लेवल 2 की बात करेंगे, फिर लेवल 1 की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और अपने फ्रेंड्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो या चेकआउट कर रहे हैं अपने आप को, वो लोग तो वो कर सकते हैं। तो धन्यवाद एंड थैंक्स टू ऑल।